हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आई से करंट अफेयर के मैगजीन जो कि दिसंबर 2020 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए सोशल इश्यूज का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसमें हम पार्ट 1 कवर करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इसे कुछ पार्ट्स में कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आइए पार्ट 1 देखते हैं। अब इस पार्ट 1 में पहला टॉपिक कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो न्यूज में क्यों रहा है समझते हैं। देखिए 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका टाइटल रहा है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोजीन, ये रिलीज कर दी गई है। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करा जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा, और ये पहली बार रिलीज करी गई थी 1990 में। अगर बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस जो ये रिपोर्ट है, ये ऑफिस रिलीज करता है 5 तरह के कॉम्पोजिट इंडिसेस हर एक साल। मतलब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये यहाँ पे 5 तरह के ये कॉम्पोजिट इंडिसेस कहती है, जिसमें कि आपका इसके अंदर क्या आता है, एक आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा आता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम लोग IHDI बोलते हैं, फिर आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम लोग GDI बोलते हैं, फिर आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और आखिरी में आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसको रिलीज करा जाता है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो HDI जिसकी बात मैंने आपको सबसे पहले बताई, इसको रिलीज करा जाता है एक फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तौर पे। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तौर पे रिलीज करा जाता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि हमने कितनी अचीवमेंट पाई कुछ बेसिक डायमेंशन में जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो कंट्रीज के हिसाब से देखते हैं कि हर कंट्री ने कितनी जो है वो अचीवमेंट पाई है। अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कंट्रीज को रैंक करता है 3 पैरामीटर पे। इतना समझ रहे हैं, इसके अंदर जो पहला वाला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कंट्री को 3 पैरामीटर पे देखता है। पहला देखता है कि उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, दूसरा देखता है वहां का एजुकेशन कैसा है, और तीसरा देखता है कि वहां का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है। ठीक है, पर जो ह्यूमन है वो कितना कमा रहा है उस कंट्री के अंदर। अब यही HDI जो है वो बनाया गया था ताकि जो लोग हैं उन पे एम्फेसाइज करें, उनकी कैपेसिटी क्या है ना, और अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या है अगर डेवलपमेंट कंट्री में करना है, तो उस बेसिस पे ही सबको ध्यान में रख के एम्फेसाइज करता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ नहीं देखता बल्कि देखता है कि भाई देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हुआ, कि लोगों को भी तो देखना है, लोगों की कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन कैसी है उस कंट्री की। और साथ में ये इंडेक्स जो है इसे आप यूज कर सकते हो कि भैया किस तरह से नेशनल पॉलिसी की चॉइस करनी चाहिए, कि मान लीजिए कहीं पे अगर एजुकेशन कम है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए या लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो ये काफी अच्छा है कि नेशनल पॉलिसी उस तरह से आप बना सकते हो। या आप कह सकते हो किस तरह से दो कंट्रीज जो सेम लेवल जिनका ग्रॉस नेशनल जो है इनकम का है, पर कैपिटा का है, ये किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स कर सकते हैं, किस तरह से ह्यूमंस को डेवलप करें सो दैट कि इनका ये चीज बढ़ सके। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 ने कुछ इंडिया को लेके क्या इस बार देखा है समझते हैं। तो इंडिया 2 रैंक से नीचे गिरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस साल। अब 131 हमारी रैंक आ गई है 189 कंट्रीज के बीच में। वही जगह नॉर्वे ने टॉप करा है इस इंडेक्स को, और नॉर्वे के पास आयरलैंड आया है, आयरलैंड। ठीक है, अब देखिए इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है ये भी गिरी है। ये 6,681 थी आपकी 2019 में। ठीक है, इतना डॉलर थी ये 2019 में। और ये अभी जो है अगर हम पहले देखें 2018 की बात करें तो उस समय 6,829 हुआ करती थी। तो ये भी कमी देखने को मिली है परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे देखा जाए तो। फिर अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो एट बर्थ जो कि 2019 में पाई गई है वो 69.7 ईयर्स पाई गई है। इंडिजीनियस जो बच्चे कैम्बोडिया में रहते हैं, इंडिया और थाईलैंड में रहते हैं, उन्होंने ज्यादा मैल न्यूट्रिशन देखने को मिला है, मतलब इनके अंदर कुपोषण ज्यादा देखने को मिले हैं, जैसे कि स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, मतलब यहाँ पे हाइट छोटी रह गई है उम्र के हिसाब से, ये सब। अब 2019 की बात करें तो 2019 में इंडिया की जो रैंक है, इंडिया जो रैंक करा है वो 5th फॉर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी करा है। ठीक है, इंडिया रैंक 5th फॉर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। और कुछ एविडेंस मिले हैं कैम्बोडिया से
टू द इंडिया ये दिखाते हैं कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ओनरशिप है लैंड इम्प्रूव वुमेन सिक्योरिटी। क्या लिखा क्या है यहाँ पे, एविडेंस फॉर कैम्बोडिया टू इंडिया इंडिकेट्स दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ओनरशिप ऑफ लैंड इम्प्रूव वुमेन सिक्योरिटी। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है और अगर औरतों को यहाँ पे जमीन जायदाद दी जाती है तो इससे वुमेन की सिक्योरिटी बढ़ती है, और यहाँ पे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, औरत और आदमी के बीच में झगड़ा होता है, वो यहाँ पे कम होता है। तो ये हमें साफ बात दिखाता है कि लैंड अगर किसी औरत के नाम पे है तो इससे क्या होगा कि औरत एम्पावर रहेगी। हालांकि अगर इंडेक्स जो है एडजस्ट करा जाए टू द एक्सेस द प्लानिटरी प्रेशर्स कॉज बाय ईच नेशन डेवलपमेंट, तो इंडिया जो है वो 8 प्लेसेस से ऊपर चला जाएगा इस रैंकिंग में। ठीक है, मतलब क्योंकि भाई हम लोग झेल भी तो ज्यादा रहे हैं तो उस हिसाब से तो हम अच्छा कर रहे हैं ऐसा करके। अब जो मैंने आपको बताया ये एंथ्रोपोसीन के बारे में, ये क्या होता है समझते हैं। ये अभी भी फॉर्मली मतलब एंथ्रोपोसीन इज नॉट येट formally established as a new geographical epoch, but several geologists and earth system scientists propose its beginning to the mid 20th century। तो आप ये चीज जानते होंगे हेलोसीन वगैरह एज है ना, ये तो जितने आ रहे हैं जो भी भाई इपोज के हिसाब से चलता रहती है चीजें, तो इसी में ही एंथ्रोपोसीन भी है। ये हम आपको थोड़ा सा और क्लियरली बता दें, पहले इपोज क्या होता है पहले समझिए। EPOCH ये क्या होता है, ये आप कह सकते हो इवेंट या टाइम जो शुरुआत करता है एक नए पीरियड की या एक नए डेवलपमेंट की, एक नए पीरियड की कह दीजिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे शुरुआत करता है, जैसे इपोज बोल देंगे। और एंथ्रोपोसीन क्या होता है, या आप रिलेट करोगे या डिनोट करने का काम आता है जो करंट जियोलॉजिकल एज है ना। जैसे आप देखते हो एज अ पीरियड ड्यूरिंग विच ह्यूमन एक्टिविटी हैज बीन डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट। जिस समय ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा डोमिनेंट रही हैं, ज्यादा इनका दबदबा रहा है क्लाइमेट पे और एनवायरनमेंट पे, तो इसको हम लोग एंथ्रोपोसीन बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसके रेफरेंस में अब चीजों को समझते हैं, कुछ बातें जानते हैं। तो ये अभी भी फॉर्मली स्टैब्लिश नहीं करा गया है एक न्यू जियोग्राफिकल अप्रोच के तौर पे ना। अभी हमने ये नहीं माना है कि न्यू जियोग्राफिकल अप्रोच को हमने नहीं माना है अभी भी एंथ्रोपोसीन को, बट कई सारे जियोलॉजिस्ट और अर्थ सिस्टम साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी बिगनिंग हो चुकी है 20th सेंचुरी के मिडिल से। साइंटिस्ट अब ये बात मानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी रादर देन एनी नेचुरल प्रोसेस इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ एसिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो इतनी बढ़ रही है जो ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह कोई भी नेचुरल वजह नहीं है, कोई नेचुरल कॉज नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है नेचुरली, बस हमारी वजह से ह्यूमन मेड ये जो वार्मिंग है ह्यूमंस की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ रही है, जो हम इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं क्लाइमेट पे, मतलब इन्वायरमेंट पे। आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, चाहे ले लीजिए अर्बनाइजेशन, चाहे हो गया डिफॉरेस्टेशन या हो पोल्यूशन, ये सारी की सारी वजहें हैं जिसकी वजह से इतने चेंजेस अर्थ में देखने को मिल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ह्यूमंस जो हैं वो अब ये जो 12,000 साल पुराना हमारा होलोसीन एज था, अब उसे छोड़ के एक नए एज में एंटर करने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है एंथ्रोपोसीन। क्या नाम दिया है, एंथ्रोपोसीन। तो पिछले अगर हम बात करें, जैसे भाई देखिए होलोसीन की बात करें अगर हम, जिसमें अभी तक हम चल रहे थे, इसने बहुत सारे चेंज देखे हैं हमारे प्लानट में। चाहे वो इतनी तेजी से पॉपुलेशन का बढ़ना हो जो हमारी स्पीशीज की है, मतलब ह्यूमन की अगर हम बात करें तो, या हम देखें मॉडर्न सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट, ये सब कुछ आता है आज की प्रेजेंट जो एज भाई जो अभी तक चली है वो है होलोसीन। खैर बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि हम एंथ्रोपोसीन में आ गए हैं, अब तो अलग की बात हो गई। अब पिछले 11,500 सालों से 11,500 ईयर्स से पिछले ह्यूमन जो है इन्होंने सिटीज बनाई, इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पाई टेक्नोलॉजी के फील्ड में, समझे। अच्छा कुछ आपको टाइम स्केल बता दो तो थोड़ा आपको इजी रहेगा। देखिए ये टाइम स्केल आपकी क्वार्टनरी पीरियड की है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ रहे हैं, बाकी सब कुछ हमने जो है वो समझा है अपनी जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज है उसके अंदर। थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं क्वार्टनरी पीरियड के बारे में, कैसे क्या होता है क्वार्टरनरी पीरियड। यहाँ पे पहले चीज तो एरा कौन सा चला, एरा चला, देखिए यहाँ पे इस पर लिख देती हूँ मैं, सेनोजोइक एरा चला। ठीक है, सेनोजोइक एरा चला। ये यहाँ पे देखिए, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, क्वार्टनरी पीरियड की बात करें, कौन सा एरा है, सेनोजोइक एरा है, क्वार्टनरी पीरियड है। अब इसमें देखिए प्लिस्टोसीन इपोच है। अब इसमें लोअर बात करें तो गैलासियन स्टेज आई, फिर उसके बाद इसके बाद जो है ये टाइम स्केल नीचे चल रहा है, फिर आपका कालाब्रियन स्टेज आई,
फिर मिडिल की बात करें, लोअर के बाद मिडिल देखिए, फिर आयोनिन स्टेज आई, फिर अपर की बात करें तो देखिए यहाँ पे टेरेंशियल स्टेज आई। अब उसके बाद ये इपोज चल रहा है, वो कौन सा इपोज है, ये तो प्लेस्टोसीन इपोज था। फिर अब होलोसीन इपोज आया, जिसमें हम अभी तक खुद को मान रहे थे, और अब क्या मानना है कि हम इसमें एंटर कर रहे हैं एंथ्रोपोसीन इपोज में। इतनी बात समझ में आई? इस चार्ट ने काफी कुछ आपको क्लियर कर दिया होगा। तो ये है कुछ बातें इसको लेके। अब देखिए क्या आखिरकार रिलेशनशिप क्या है ये एंथ्रोपोसीन रिस्क और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में, आखिरकार ये क्या रिलेशनशिप है, ये हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्ट ये बात कहती है कि जो लोग हैं, मतलब पीपल हैं, और प्लैनेट जो है, मतलब ये अर्थ के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो पीपल और प्लैनेट ये एक नए जियोग्राफिकल इपोज की तरफ, जियोलॉजिकल इपोज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, एंथ्रोपोसीन। ठीक है, या आप कह लीजिए एज ऑफ ह्यूमंस। इसमें ह्यूमंस जो हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होंगे आगे जो फ्यूचर है प्लैनेट का इसे डिसाइड करने में, क्योंकि अगर हम सारे आजकल देखिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज बेइंतहा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आगे आने वाला प्लैनेट एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो अब ह्यूमंस के हाथ में सब कुछ है, आगे प्लैनेट कैसा होगा उसके चलते प्रेशर्स, जो भी प्रेशर ह्यूमन डाल रहे हैं इस प्लैनेट के ऊपर वो इतना ज्यादा हो गया है कि साइंटिस्ट अब ये मान रहे हैं कि अब अर्थ जो है वो एंथ्रोपोसीन की तरफ बढ़ चुका है। जो कोर कॉन्सेप्ट होता है इस एंथ्रोपोसीन वर्ल्ड का, ये कोशिश करता है ये जानने की कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है, जो इंसान जो काम कर रहा है, वो यहाँ पे डोमिनेशन है इसका प्रेजेंस ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये जो है, अब देखिए यहाँ पे नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसका हम पे कुछ नहीं रह गया, हम उसके पीछे पड़ गए, और अर्थ की फंक्शनिंग यही डिसाइड करेंगे अपनी हरकतों की वजह से कि आगे अर्थ कैसा चलेगा। अब देखिए रिसेंटली जो मैनिफेस्टेशन हुए हैं प्रेशर के, जिससे एंथ्रोपोसीन एज की तरफ हम बढ़े हैं, तो क्यों ऐसा हुआ है। देखिए पहली बात समझिए, कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें दिखाया है कि किस तरीके से हम बड़े बड़े झटकों को झेल रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्या दिखाता है कि इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो काफी फ्रेश प्रेशर में है फ्रॉम सोसाइटल एक्टिविटीज, और ये सारे शॉक्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं मेन कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, विद अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड, सिंक्रोनिसिटी एंड ग्लोबल रीच। इनका है देखिए, जो हम हरकतें कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतने लगातार बढ़ते डेवलपमेंट करे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, हम चाहते हैं हमारी हर एक कंट्री की रीच हो, तो ये सारी वजहें हैं एक बहुत ही बड़ी, जिसकी वजह से जो है वो ये जो आपका है, हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ये चीज देखने को मिलती है। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें ये चीज दिखाई। दूसरा अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज काफी कमजोर इज वीकनिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी कमजोर हो रही है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन भी आ रहा है। उसके बाद भुखमरी, हंगर की बात करें तो ये भी बढ़ रही है एज आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेस, मतलब 20 सालों के बाद भी प्रोग्रेस के जो लोग अफेक्ट कर रहे हैं हंगर से, मतलब अननरिश्ड पीपल हैं जो भूखे हैं, भुखमरी है, ये बढ़ी है सिंस इट्स लो ऑफ 628 मिलियन, ये था 2014 में। अफेक्ट्स जो कि नेचुरल हजार्ड्स के हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। जब से हम यहाँ पे इस मिलेनियम में आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि भाई नेचुरल हजार्ड्स और ज्यादा आ रहे हैं, कहीं पे अर्थक्वेक, कहीं पे फ्लड, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ। ठीक है, तो दिक्कतों की बात तो हमने कर ली। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या मेजर्स की जरूरत है अगर हमें ये जो प्लानिटरी प्रेशर्स हैं इन्हें और इजी बनाना है। तो सबसे पहली बात समझिए, हमको ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस की जरूरत है। मतलब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए कि इक्विटी विच कैन रीबैलेंस पावर। सबसे पहले तो हमें इक्विटी करनी चाहिए। इक्विटी से क्या होगा कि यहाँ पे बैलेंस वापस से जो है होगी, एसिमेट्रीज टू दैट समवन एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम एंड कंट्रीब्यूट टू ईजिंग प्लैनेट प्रेशर। सबसे पहले तो इक्विटी लेकर आओ, जिससे हर एक बंदे को यहाँ पे फायदा मिले और हर एक बंदा इस प्लैनेटरी प्रेशर को कम करने में साथ दे सके। इक्विटी आ गई। फिर इनोवेशंस लेकर आओ। इनोवेशंस में क्या होगा कि ह्यूमंस जो है बहुत सारे इनको टूल्स मिलेंगे कि अब अर्थ सिस्टम को जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कराया जा सकेगा, और हम आसानी से ये जो प्लैनेटरी प्रेशर है इसे इजी तरीके से डील कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो कि इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ स्टेवार्डशिप ऑफ नेचर, कि भाई धीमे धीमे हमें जरूरत है
कि हम इस नेचर को जो है प्रॉपर तरीके से ध्यान रख के चलें। तो इससे क्या होगा कि लोग जो हैं वो फिर से सोचेंगे कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, रीथिंक करनी चाहिए अपनी वैल्यूज़ को, अपने सोशल नॉर्म्स को फिर से आप रीशेप करिए और साथ में जो कलेक्टिव डिसीजंस हैं, इनको यहाँ पे लेकर आइए कई सारे तरीके से, इस तरह से कि हम प्लैनेटरी प्रेशर को यहाँ पे कम कर सकें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कर सकते हैं। दूसरे हम सोशल नॉर्म्स क्या हो सकते हैं? देखिए सोशल नॉर्म यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं चॉइसेस ट्रांसपोर्टेशन को लेके हमारी क्या है, प्रोडक्शन को लेके क्या है, कंजम्पशन हमारा क्या है। तो इससे भी हम ये प्लानिटरी इम्बैलेंस जितने हो रहे हैं हमारे प्लानट में, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये काफ़ी पावरफुल डिटर्मिनेंट्स होते हैं लोगों के चॉइसेस के, और इससे क्या हो सकता है कि हम जो अभी सोच के चले हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से हम चीज़ों को पा सकते हैं। और जो नए तरीके हैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के, ये भी सपोर्ट कर सकते हैं सोशल प्रोसेसेस को जो कि एथिकल रीजनिंग के हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ें जो है हम एथिकली भी बहुत मैनेज कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इंसेंटिव फॉर चेंज। देखिए इंसेंटिव से क्या होता है, इंसेंटिव्स डिटरमाइन करते हैं कि क्या कंज्यूमर चूज करे। अगर हमें इंसेंटिव मिलता है किसी चीज़ में, तो हमारी खाने की, हमारे पीने की, हमारे खरीदने की, हमारे प्रोड्यूस करने की और हमारी ट्रेड करने की सारी चॉइसेस यहाँ पे जो है साथ में जो है अफेक्ट करती हैं। और इन्वेस्टर्स कहाँ अपना पैसा लगाएं, किस तरह से गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी, ये सब इंसेंटिव से डिपेंड करता है। तो इंसेंटिव्स हमें मदद कर सकते हैं ये बात समझाने के लिए कि जो अभी पैटर्न है हमारा कंजम्पशन का, प्रोडक्शन का या इन्वेस्टमेंट का या हमारी दूसरी चॉइसेस जिसकी वजह से प्लैनेट पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो इंसेंटिव्स एक नया तरीका हो सकता है जिससे हम प्लैनेटरी प्रेशर को और कम कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही सही चीज़ है, ये देखिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे, सस्टेनेबली मैनेज करेंगे और रीस्टोर करेंगे, वापस से स्टोर करेंगे इकोसिस्टम को। एक साथ ये काम होगा, इसके साथ यहाँ पे वेलबींग को भी प्रमोट किया जाएगा और उसके बाद जो बायोस्फीयर लॉस हो रहा है इसको भी यहाँ पे कम किया जाएगा। इवन दो ये बॉटम अप एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, कॉन्टेक्स्ट को लेके ध्यान में रखी जाती है, लेकिन तब भी ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्केल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हायर लेवल पे। दो रीजन से, ठीक है, ये मतलब ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन यहाँ मदद कर सकते हैं दो रीजन से। पहला तो ये कि कई सारे लोकल और कमिटी डिसीजन जो होते हैं ये हमें जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है उसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। और दूसरा कि प्लानिटरी और जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, मतलब जो प्लानिटरी और जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लानिट की बात करें और हमारी सोसाइटी में जो फॉलो हो रहा है या हमारी जो इकोनॉमी करना चाहती है, भाई अगर हमें रोड बनानी है तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे तो अपने आप क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये चाहे देखें, चाहे माने या ना माने, प्लानिटरी और इकोनॉमिक सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और लोकल डिसीजन यहाँ पे मदद कर सकते हैं इन सबको कहीं भी इम्पैक्ट डालने में मल्टीपल स्केल्स पे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप नए नए टूल निकाल सकते हो जिससे हम ह्यूमन डेवलपमेंट और एंथ्रोपोसीन को यहाँ पे मेजर कर सकें। कैसे? आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एडजस्ट करो और इसमें दो और एलिमेंट डालो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप दो और एलिमेंट डालो, एक डालो कंट्री का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना है और इसका मटेरियल फुटप्रिंट क्या है। उसके बाद आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपका एडजस्टमेंट करस्पॉन्ड टू मल्टीप्लाइंग द एचडीआई। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कैसे? एक एडजस्टमेंट फैक्टर से आप क्या करो, यहाँ पे इससे क्या होगा कि एक पीएचडीआई क्रिएट होगा। पीएचडीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट। आप ये देखिए, ये इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर कंट्री कोई भी प्रेशर नहीं डाले अपने प्लैनेट के ऊपर, तो इसका जो प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये दोनों ही जो है वो इक्वल हो जाएंगे। बट जो पीएचडीआई है, जो प्रेशर जो है एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये कम आएगा एचडीआई के, क्योंकि प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। और आखिरी में क्या कर सकते हो आप, री इमेजिनिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट जर्नी। ठीक है, कि हम जो है वेयर डू वी वांट टू गो, कहाँ हम जाना चाहते हैं। अगर हम इस तरह से रहे तो हम तो बर्बादी की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फ्रॉम एमिशन एंड मटेरियल यूज, डीकपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम एमिशंस एंड मटेरियल यूज इज की टू ईजिंग प्रेशर ऑन प्लैनेट व्हाइल इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप क्या करो, इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे देखो एमिशंस और मटेरियल यूज से, कि हम इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी करें जिससे हमारा क्या मटेरियल लग रहा है उस इकोनॉमिक ग्रोथ को करने में और क्या एमिशन हो रहे हैं, इन सबको ध्यान में रख के करें, ताकि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े लेकिन हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे प्लैनेट से प्रेशर भी कम हो। साथ में ये भी कहता है कि सारी कंट्रीज एक साथ आओ और यहाँ पे इक्विटेबली
अच्छाई के लिए, भलाई के लिए काम करो और यहाँ जो प्रेशर है प्लैनेट पे वो कम करो। साथ में आप प्रेशर जो कि बायोस्फीयर पे है उसे रिड्यूस करना है। कैसे? आप बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करो, अपनी लैंडस्केप और अपने सी स्केप्स वगैरह को क्या करो, रिस्टोर करो। तो ये सब मामला हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम फूड सिक्योरिटी के बारे में। क्या है ये समझते हैं, न्यूज में क्यों है पहले समझते हैं। तो रिसेंटली हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020 का, इसने ये जो रिपोर्ट आई है इसने रैंक करा है इंडिया को 94th में, 94th पोजीशन आई है इंडिया की 107 कंट्रीज के बीच में। तो ये याद रखिएगा, छोटे मोटे एग्जाम में पोजीशन बड़ी पूछ लेते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में, यूपीएससी में तो नहीं पूछते हैं। तो 94th रैंक आई है हमारी 107 कंट्रीज के बीच में, जो भाई फोकस ये डालता है कि हमारे देश के अंदर फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ी दिक्कत है, इशू है ये फूड सिक्योरिटी। तो अब भाई फूड सिक्योरिटी क्या है यही समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए, फूड सिक्योरिटी होती है वहां जब सारे ही लोग हर एक वक्त इनका फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस जो है टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशनल फूड की तरफ होता है, that meet their dietary needs and food preferences to ensure an active and healthy life। साफ सीधी बात है कि जब हर एक इंसान को, पूरे देश के हर एक देशवासी को खाने को पर्याप्त मात्रा में खाना मिलता है जो उसकी एक दिनचर्या, पूरा एक दिन बिताने के लिए, जितने एक हेल्दी तरीके से दिन बिताने के लिए, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीने के लिए, एक्टिवली जीने के लिए जितने खाने की जरूरत है। जैसे सपोज करिए, आपको एग्जाम्पल बताऊं कि 2000 कैलोरीज की आपको दिन भर में जरूरत है, तो हर एक इंसान को 2000 कैलोरीज मिले, वैसा ना हो सिर्फ उसने पेट भर लिया और वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक हेल्दी लाइफ जिए, एक एक्टिव लाइफ जिए, तो इतना खाना खाने के लिए सबको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक साफ सुथरा एक न्यूट्रिशन फूड मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि फूड सिक्योरिटी है उस देश की। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी यही, इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पे आपकी जो वर्क की परफॉर्मेंस है कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी देखने को मिलेगी। और इंडिया यहाँ पे प्रोड्यूस करता है मोर देन द एस्टिमेटेड अमाउंट रिक्वायर्ड टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन। अब ये बात समझिए कि जितना चाहिए हमको पूरे अपने देश को खिलाने के लिए, उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब 2018-2019 में देखें तो इंडिया ने 283.37 मिलियन टन फूड ग्रेन्स का प्रोड्यूस किया था। कंट्री की पहली रैंक आती है मिलेट्स को प्रोड्यूस करने में, सेकंड आती है चावल मतलब राइस को प्रोड्यूस करने में और व्हीट को प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड में। इंडिया has moved away from dependence on food aid to become the net food exporter। पहले क्या था आपको पता है, हम यूएसए पे कितना जो है डिपेंड थे उस समय जब हम नए आज़ाद हुए थे। आज हम डिपेंडेंस तो दूर की बात है, अब हम नेट फूड एक्सपोर्टर हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं फूड को बाहर की कंट्रीज में। लेकिन तब भी यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने दिखाया कि 194 मिलियन जो हमारे यहाँ लोग हैं वो हर एक दिन भूखे रहते हैं इंडिया के अंदर। इसमें अगर बात करें तो 23% वर्ल्ड का अनरिच्ड पॉपुलेशन हो गई, 23% पूरे दुनिया की देखें तो हमारे यहाँ ऐसी 23% पॉपुलेशन हो गई जो अनरिच्ड है। अब यहाँ देखते हैं मैनिफेस्टेशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इशू इन इंडिया। तो देखिए, अगर इसके अंदर हम पहली बात करें तो रूरल और अगर ट्राइबल एरियाज की बात करें तो क्या इशू है फूड सिक्योरिटी का। देखिए, इम्प्रूवमेंट नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब क्यों नहीं है इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, मार्केट वगैरह जो है उनको ज़रूरत है कि वो एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी पा सकें। तो भाई क्या होता है, आधा तो राशन ऐसे ही सड़ जाता है, क्रॉप सड़ जाता है फील्ड्स में पड़े पड़े। और ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें तो हैबिटेशन जो कि रिमोट डिफिकल्ट टेरेन्स में, ऐसी जगहों पे दूर दराज के इलाकों में जहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, और प्रैक्टिस है यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग की। तब इतने एक तो दूर दराज में रहते हो, ऊपर से करते क्या हो, उल्टी सीधी फार्मिंग कर लेते हो। तो भाई ये एक वजह हो जाती है इन कम्युनिटीज के लिए, बेचारों के लिए, कि ये जो है वो फूड सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं पा पाते। सेकेंड बात करें अगर अर्बन पॉपुलेशन में क्या दिक्कत है, तो देखिए जो एक बड़ा तबका, एक लार्ज प्रोपोर्शन जो कि इनफॉर्मल वर्क फोर्स का है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनप्लान्ड ग्रोथ हो रही है स्लम्स की। मतलब ये जो स्लम एरिया है ये कहीं से भी कहीं पे उग रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई गांव है, अब गांव से एक इंसान यहाँ से निकला और ये इसने कहा मैं नौकरी ढूंढने चला जाता हूँ, चलो मुझे यहाँ पे एग्रीकल्चर में तो मामला कुछ सही नहीं लगता, मैं जाता हूँ सिटी वगैरह में और वहाँ पे नौकरी ढूंढूंगा। तब इसके पास यहाँ रहने के ऐसे तो पैसे हैं नहीं कि 2 BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट में रहेगा।
तो ये क्या करते हैं, ये लोग एक स्लम एरिया बनाते हैं। भाई यहाँ पे ऐसे इसी की जैसे और लोग जो आएंगे वो वहाँ रहते जाएंगे, रहते जाएंगे, रहते जाएंगे, रहते जाएंगे, रहते जाएंगे, और इससे इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कम होता ही है, क्योंकि इनके पास नौकरी मिलती नहीं है, पैसे होते नहीं है, और ये एरिया यहाँ पे स्लम एरिया और ज्यादा बढ़ता जाता है। समझ रहे हैं? करीब 50% जो अर्बन स्लम्स का है वो इवन नोटिफाइड नहीं करा गया है, तब भी यहाँ पे मतलब 10 आर डिप्राइव्ड ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, नोटिफाइड ही नहीं है और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स मिली नहीं है, इसलिए स्लम एरिया भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये दिक्कत है कि लेबर क्लास डिपेंड करता है डेली वेजेस पे। अब होता क्या है कि देखो हर दिन एक जैसे डेली वेजेस नहीं रहती, आपने भी देखा होगा अपना मकान जब बनवाया होगा तो हो सकता है तो 350 रुपए का लेबर पड़ा हो, आज हो सकता है आप जाओ तो 400 रुपए पर डे लेबर पड़े। तो डेली वेजेस यहाँ पे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत अगर हम बच्चों और मदर्स में मतलब माओ में बात करें, तो जो बच्चे होते हैं ये जो है वो फूड इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से, गरीबी है इसलिए खाना नहीं मिल रहा है, या एजुकेशन नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एडिक्वेट नॉलेज नहीं है मदर्स के बीच में, उनको पता नहीं है कि कितना न्यूट्रिशन देना है बच्चे को। अगर आपके होगा तो भाई आप कहोगे हाँ ठीक है, जितना भी है अपना 20-30 ml दूध पिला रहे हैं आप हर 2 घंटे बाद एक बॉटल से बच्चे को। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पढ़े लिखे नहीं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि पिछड़े इलाकों से हैं, तो उनको पता ही नहीं कितना न्यूट्रिशन देना है अपने बच्चे को, कितनी रोटी देनी है, उसके अंदर कितना प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितने और फैट्स होने चाहिए, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग की इतनी नॉलेज नहीं है। पेरेंटिंग जो है ये बहुत बड़ा एरिया है कंसर्न का, कि माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे को रेस करने में, और इन्हीं को नॉलेज नहीं होती है अक्सर रेस करने में। अब जो इशू है वेज डिफरेंशियल्स के, एज फीमेल्स आर एट मोर डिसएडवांटेज पोजीशन। अगर यहाँ पे होता क्या है, आदमी और औरत को जो पैसा मिलता है उसमें औरत के साथ अक्सर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, और आदमी के कंपैरिजन में रूरल लेबर मार्केट में, लेबर मार्केट जो है गांव की, वहां पे अगर आदमी को 100 रुपये मिल रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करके औरत को उससे कम पैसा मिलेगा, और यही एक वजह है कि औरत सही से फिर पालन पोषण नहीं कर पाती। फिर अगर हम बताएं तो फॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूशन और पुअर स्टोरेज सिस्टम है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात तो हम स्टोर नहीं कर पाते। देखिए इनएक्यूरेट क्लासिफिकेशन है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जानते हैं पीडीएस, राशन की दुकानें, ठीक है, एज अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सही एक्यूरेट क्लासिफिकेशन नहीं दी गई है। जो हम जानते हैं ना, पॉवर्टी लाइन के ऊपर लोग हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है, फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है। जो कैटेगरीज हैं इनमें यहाँ पे प्रॉपर जो है क्लासिफिकेशन नहीं करी गई है, और इसी की वजह से क्या है कि जो फूड ग्रेन्स जो ये देखने को मिलता है बिग डिक्लाइन इन ऑफ टेक ऑफ फूड ग्रेन्स। तो अब क्या होता क्या है कि जिनको जितना मिलना चाहिए उतना उनको मिल नहीं पाता, तो एक डेटा की यहाँ पे जो गड़बड़ी की वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर अगर हम स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो काफ़ी खराब क्वालिटी का ग्रेन्स और काफ़ी बेकार सर्विस जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स में दी जाती है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आपने देखा होगा अपने घर के पास वाले अगर कंट्रोल में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अच्छी क्वालिटी का उनके यहाँ गेहूं नहीं होता, ये चावल नहीं होता जो दिया जाता है जो है ये आपके पॉवर्टी बीपीएल या एपीएल कार्ड होल्डर्स को। करीब 62,000 टन जो फूड ग्रेन्स है वो डैमेज हो जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेस में। ये बात हम नहीं बता रहे, ये बात 2011 से 2017 के बीच में पता लगाई गई है। तो भाई ये भी दिक्कत है कि अनाज है लेकिन अनाज सड़ रहा है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद वजह है अनमॉनिटर्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। देखिए बहुत सारे प्रोग्राम तो सरकार चला देती है, बहुत सारी स्टेट्स में चला देती, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको मॉनिटर नहीं करती कि आखिरकार क्या उस प्रोग्राम का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि क्वालिटी फूड नहीं देती हैं मिड डे मील स्कीम के अंदर। अब अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे ग्रो होंगे। उसके बाद यहाँ पे लैक ऑफ इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। देखिए आपस में दो सेक्टर जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते। अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह हो गया, तो ये आपस में सही से कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते, और यही प्रॉब्लम भी आगे बढ़ाता है। और कोई दूसरे इश्यूज भी हैं, जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा हमारे पास कम है, वाटर की कमी है, वाटर स्कार्सिटी है, लैंड होल्डिंग्स काफ़ी कम है, इनएडिक्वेट इरिगेशन है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ही कम हम लोग करते हैं आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, हमारी की प्रोटीन की क्वालिटी बहुत ही बेकार है। तो ये सारी कुछ वजहें हैं जो कि इसमें फर्दर प्रॉब्लम्स ऐड करती हैं। फिर बात आती है कि किस तरह से हाउ कैन फूड सिक्योरिटी इशू बी रिजॉल्व इन इंडिया, किस तरह से फूड सिक्योरिटी की दिक्कत इंडिया के अंदर सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहली बात,
आप कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत बना पाएँ और फूड स्टोरेज अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पे हमारा फूड तो खराब हुआ जा रहा है। तो आप जो इससे क्या होगा, आप क्या करिए कि इरिगेशन का जो यूज़ है अच्छे से करिए और नई-नई फार्मिंग टेक्निक्स लाइए। मतलब यहाँ पे अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो आप अच्छी-अच्छी नई-नई टेक्निक लाइए, जैसे कि आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेकर आओ, अच्छे फर्टिलाइज़र लेकर आओ, ठीक है? पैसा वगैरह लो इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को दो ताकि वो पैसा लेके अच्छी चीज़ों को अवेल कर सकें। अब हमने क्या देखा था भाई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें सीड्स का ही तो गेम था ना मेन, तो सीड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आप फोकस डालिए रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड पे। ये मतलब क्या है कि साइज जो कि फार्म का है आप उसे इम्प्रूव अगर करेंगे तो सिक्योरिटी जो कि टेनेंट कल्टीवेटर्स की है, मतलब जो यहाँ पे जो काम करते हैं इन पे, ठीक है, जो टेनेंट कल्टीवेटर्स होते हैं वो जो किराए पे काम कर रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप ऐसी स्ट्रैटेजीज, अच्छी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज लाइए ताकि आप फूड अच्छे से स्टोर कर सकें, ठीक है। दूसरी कंट्रीज से आप सीखिए। एग्जाम्पल चाइना के तौर पे बताएं तो इनका बहुत ही अच्छा सिस्टम है ग्रेन स्टोरेज का, एजुकेशन और रिसर्च का, तो आप चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हो। साथ में आप फूड अवेलेबिलिटी करवाइए और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी करवाइए बिलो पुअर लाइन कैंडिडेट्स को। आप जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं ना, जो हमें आधा कार्ड्स वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं राशन की दुकान पे, एक बीपीएल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप क्या करो, आप फूड अवेलेबिलिटी करवाओ वहां तक जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स है उनको अच्छे से मिले, क्योंकि ये बहुत गरीब है, इनके पास आपको आपके खाने के सिवा और खाना अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो कि आप बीपीएल पॉपुलेशन को अच्छे से टारगेट करो ताकि इनको ही कम दामों में खाना मिल सके। साथ में जो रिस्ट्रिक्शंस है फूड ग्रेन्स के ऊपर रिगार्डिंग इंटर स्टेट मूवमेंट, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फूड ग्रेन्स नहीं जा सकता या स्टॉक आप नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट को लेके या ट्रेडिंग फाइनेंसिंग को लेके ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाए। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बनाओ। ऐसा ना करो कि बस ठीक है जो जो बेच रहा है वही ही जो है वो इधर उधर गेहूं बेच दे और लोगों को ना दे। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। सबसे बड़ी बात होती है बेरोजगारी, तो अगर बेरोजगारी हटाओगे आप तो इससे क्या होगा कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। परचेजिंग पावर मतलब अगर इंसान के पास में पैसे हैं तो इसकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी ना। अब बेरोजगारी कैसे हटेगी, तो सरकार को एक बहुत ही मतलब हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि आपकी मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, आप पॉवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी से ऊपर लोगों को लेकर आना है तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लेकर आओ। ऐसी स्कीम लेकर आओ जिससे ये जो है रोजगार बने। और तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे अपनी परचेजिंग पावर जो लोगों की है, जो जो एक तबका ऐसा है समाज का जो बहुत ही जो है कम लोअर सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट है पॉपुलेशन का, वो यहाँ पे टच हो और ये इम्प्रूव हो सके इसकी परचेजिंग पावर। साथ में हमें जरूरत है फोकस डालने की कि भाई देखो शिफ्टेड टू द वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, हम इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इन पे हमें ध्यान देना है, इनको एक डिसेंट वेज मिले, एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन इनकी हो। साथ में अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो आप असिस्टेंट दीजिए स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, आप फूड ग्रेन ब्रांड स्टैब्लिश करो। साथ में आप हाउस होल्ड गार्डनिंग वगैरह करो। इससे क्या होगा कि देखिए अच्छा प्रॉफिटेबली और स्टेबिलिटी अगर फूड प्रोडक्शन में रहेगी, अगर प्रोडक्शन बढ़िया होगा, प्रॉफिट में रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो इससे हमारी और इम्पोर्टेंस जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की है और बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि लेग्यूम्स वगैरह जो दालें वगैरह होती हैं इनको आप एक ऑल्टरनेटिव के यूज तौर पे यूज कर सकते हो राइस और वीट के। तो मान लीजिए राइस और वीट पे प्रेशर अगर पड़ रहा है तो आप उसकी जगह दाल खा लीजिए, समझ रहे हैं। उसके साथ आप डिसेंट्रलाइज फूड ग्रेन ब्रांड लेकर आइए, हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो कि एक फूड ग्रेन बैंक हो, मतलब यहाँ पे फूड स्टोर करा जा सके। तो इससे क्या होगा कि यहीं से ही सीधा सीधा फूड ग्रेन दिया जा सकेगा और इससे जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो और कम होगा। एक तरीका ये भी है कि आप अच्छी क्वालिटी का फूड डायरेक्टली ले पाए, ये लोग इजिली उगा सके, है ना, और प्रिपेयर कर सके, तो अपने घर में ही उगा सके। तो ये कॉन्सेप्ट जो होम गार्डनिंग का है वो लेकर आइए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो,
भाई कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू इन्फॉर्मेशन, अब देखो जनता के बीच में, उस कम्युनिटी के बीच में जानकारी फैलाइए, कैसे? इन्फॉर्मेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के थ्रू और सोशल मार्केटिंग के थ्रू। तो आपको इन सब चीज़ों के थ्रू जनता के बीच में अगर जानकारी होगी तो हेल्थ और न्यूट्रिशन की एजुकेशन आप देंगे फॉर्मल स्कूल्स में। फिर भाई बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, अडल्ट के लिए लिटरेसी प्रोग्राम चलाइए ताकि उनको पढ़ाया जा सके। फिर आप सोशल मार्केटिंग करिए कि आयोडीन वाला सॉल्ट हो गया, आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ठीक है, और लो कॉस्ट विटामिन मिनरल प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इन सबसे बड़ा ही जनता को फायदा होगा, उनको जब जानकारी होगी तब। और आखिरी में आप देखते रहिए कि जो हमने न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला रखे हैं उसमें कितना हमें फायदा हुआ है। मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर कुछ भी कर लीजिए तो उससे कोई फायदा नहीं होता है जब तक आप एनुअल सर्वे नहीं करोगे। सर्वे करिए, देखिए क्या तरीके हैं, कहाँ तक हमने अपना जो है जो उद्देश्य था वो पाया है, ठीक है, टाइमली चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन जितनी भी ज़रूरत है, इफेक्टिव इंटरवेंशन कितनी ज़रूरत है, भाई वो सब हमें करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए ताकि प्रोग्राम की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का बड़ा ही ज़्यादा ज़माना है। अब देखिए क्या कदम इंडिया के अंदर उठाए गए हैं वो समझते हैं। देखिए सरकार ने कई सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की दिक्कतों को दूर करा जा सके, स्पेशली ऐसे एरिया में जहाँ पे बारिश जो है वो नहीं होती है या ना के बराबर होती है। ये ऐसा कुछ प्रोग्राम बताना चाहूँगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गई, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स हो गई, पल्सेस, पाम ऑयल और मेज़ वगैरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही फेमस, और साथ में ई मार्केट प्लेस, ये तो बहुत ही फेमस, ये सब सरकार के द्वारा चलाया गया। साथ में मैसिव इरिगेशन एंड सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम भी चलाए गए, ताकि कंट्री का जो इरिगेटेड एरिया है उसे 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ा के 103 मिलियन हेक्टेयर तक करा जाए बाय 2017। सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं अंडर एंड मैल न्यूट्रिशन जो पिछले 20 सालों में उससे लड़ने के लिए, जैसे कि इन्होंने मिड डे मील्स कही, स्कूल का एक टाइम का खाना दिया जाएगा दोपहर में, है ना, उसके आंगनबाड़ी सिस्टम दिए गए जिससे भाई हम राशन वगैरह प्रेग्नेंट औरतों को और लैक्टेटिंग मदर्स जो कि दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, उन मदर्स को दिया जाएगा। साथ में जो सब्सिडाइज ग्रेन है ना, सब्सिडी दी जाएगी, जो आपके बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको दिया जाएगा पीडीएस मतलब राशन की दुकानों के थ्रू। उसके साथ सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो एनएफएसए एक्ट है वो लेकर आई। इसमें क्या है कि फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दी जाएगी ज़्यादातर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, मतलब जो रिस्क वाले लोग हैं, कैसे? अपने स्कीम्स और प्रोग्राम के थ्रू। और इससे क्या होगा कि फूड एक लीगल राइट बन सकेगा कि भैया खाना खाना हर एक जनता का अधिकार है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description box. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.